सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज हम जो कराने जा रहे हैं प्रैक्टिस संख्या 4 है, जो टीजीटी और पीजीटी के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। 125 क्वेश्चनों को हम लेके आए हैं, जो कि अधिकतर सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन इसमें मिलेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा संभावना बन जाती है टीजीटी और पीजीटी दोनों एग्जामों के लिए। ठीक है, तो प्रैक्टिस संख्या आज हम 4 करने वाले हैं। जो भी टीजीटी और पीजीटी के बालक बालिकाएं तैयारी कर रही हैं, अगर हमारे सभी वीडियो नहीं देखे तो हमारी एक एग्री कोचिंग बाय विकास सर इस चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में जाएंगे, उसमें सभी वीडियो जितने भी क्वेश्चन आए हैं टीजीटी पीजीटी के पीछे के वर्षों में, उसको हम वहाँ पर इकट्ठा किए हुए हैं। ठीक है, इकट्ठा करके सॉल्व कराए हैं, तो आप लोग वहाँ पर जाके सभी वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जो कि 125 क्वेश्चन है, जो कि इसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना है। चलिए शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक फसल को छोड़कर, ठीक है, यहाँ पर छोड़ कर दिया हुआ है, 1 घंटे से अधिक पानी नहीं ठहरने देना चाहिए। ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन है मक्का, दूसरा है बाजरा, तीसरा है धान, चौथा है चाय। ठीक है, तो इसमें आप लोग जानते हैं धान को पानी की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है, और अगर उसके खेत में धान के खेत में पानी अगर भरा रहता तभी कोई धान की फसल के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें एक फसल को छोड़कर इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा धान। ठीक है, धान में पानी भरा होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप 1 घंटे से अधिक मक्का के अंदर नहीं पानी भर सकते हैं, बाजरा के अंदर और चाय के अंदर नहीं पानी भर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान इन फसलों को पहुँचाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि थर्ड वाला धान। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2। निम्न उपकरणों में से कौन सा उपकरण सिंचाई संबंधित कार्य में लाया जाता है? ठीक है, फावड़ा है, खुरपी है, कल्टीवेटर है और समतल करने वाला पाटा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि कल्टीवेटर का हम प्रयोग सिंचाई संबंधी यंत्रों में नहीं लाया जा सकता। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़कर जाइएगा, नहीं पूछ रहा कि प्रयोग में लाया जा सकता है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, नहीं लाया जा सकता है, तो कल्टीवेटर का प्रयोग सिंचाई संबंधी चीज़ों में हम नहीं ला सकते हैं। फावड़ा, खुरपी और समतल करने वाला पाटा, इन सभी का हम प्रयोग सिंचाई संबंधी उसमें उपकरण के रूप में प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक है, तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि थर्ड वाला कल्टीवेटर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है श्री F.A. ब्रायनी ने निम्नलिखित में से किस परियोजना का शुभारंभ किया? ठीक है, पहला ऑप्शन है गुड़गांव अग्रगामी परियोजना, दूसरा है इटावा अग्रगामी परियोजना, तीसरा श्री निकेतन परियोजना, चौथा है जमुना पार पुनर्निर्माण योजना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों गुड़गांव अग्रगामी परियोजना। किसके द्वारा चालू किया गया था? श्री F.L. ब्रायनी के द्वारा ये शुभारंभ किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सामुदायिक विकास योजना का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, तो आपको बताना है सामुदायिक विकास योजना है जो है ये किसके द्वारा शुभारंभ किया गया था? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, या भारत सरकार द्वारा, या राजस्थान सरकार द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ये भारत सरकार द्वारा शुभारंभ किया गया था। थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है पोस्टर शिक्षण सामग्री है। ठीक है, आपको बताना है पोस्टर शिक्षण सामग्री कौन सी है। पहला ऑप्शन है प्रोजेक्ट दृश्य सामग्री, दूसरा है नॉन प्रोजेक्ट दृश्य सामग्री, तीसरा ऑप्शन है श्रव्य सामग्री, चौथा श्रव्य और दृश्य सामग्री। ठीक है, आपको बताना पोस्टर शिक्षण सामग्री किस प्रकार की सामग्री में आती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉन प्रोजेक्टर दृश्य सामग्री। इसमें सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है। ठीक है, आपको बताना प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है किसमें? नारंगी प्रकाश में, हरे प्रकाश में, या नीले और लाल प्रकाश में, या पीले प्रकाश में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि नीले और लाल प्रकाश में सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है। थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है प्रकाश संश्लेषण में सर्वप्रथम कौन सा स्टेबल यानी कि टिकाऊ इंटरमीडिएट पदार्थ बनाता है? ठीक है, पहला है ग्लूकोज, दूसरा है फार्मेल्डिहाइड, तीसरा है फास्फोग्लिसरिक एसिड, चौथा है फास्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों फास्फोग्लिसरिक एसिड। ये क्या होता है?
ये प्रकाश संश्लेषण में सर्वप्रथम स्टेबल जो इंटरमीडिएट पदार्थ बनता है। ठीक है, ये थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है पौधों में स्टोमेटल वाष्पोत्सर्जन संध्या लिखा है, संध्या समय बताइए। पूर्णतः बंद रहता है, पूर्णतः चालू रहता है, आंशिक चालू रहता है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि पूर्णतः बंद रहता है। फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है पौधों में स्टोमेटल जो वाष्पोत्सर्जन के दौरान क्या होता है, पूर्णतः बंद रहता है। ये पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है जल की मात्रा का उपयोग तथा सिंचाई के लिए किए गए वे आपसी अनुपात को कहा जाता है। ठीक है, जल की ड्यूटी, जल क्षेत्र अनुपात, सिंचाई अनुपात या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसको क्या कहते हैं, सिंचाई अनुपात कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्न संरक्षण के तरीकों में से कौन सा तरीका गृह स्तर पर सबसे अधिक सस्ता है। ठीक है, जेली बनाना, कैनिंग, जमाना या धूप में सुखाना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी धूप में जो सुखाया जाता है ये सबसे सरल और आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का खर्चा वगैरह नहीं लगता है। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन करा है कृषि विज्ञान में हरित क्रांति के जनक कौन है। ठीक है, कृषि विज्ञान में हरित क्रांति के जनक कौन है। पहला ऑप्शन है एम एस स्वामीनाथन, दूसरा डॉक्टर एन ई बोरलॉग, तीसरा ऑप्शन डॉक्टर एस एन रंधावा, चौथा ऑप्शन डॉक्टर ओपी गौतम। तो इसमें से बताइए कौन कृषि विज्ञान के हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि डॉक्टर एन ई बोरलॉग, ये हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यही पूछता कृषि विज्ञान में भारत के हरित क्रांति के जनक कौन है तो डॉक्टर स्वामीनाथन हो जाते। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 का है एक गाय को 1 लीटर दूध बनाने के लिए कितने पानी की आवश्यकता होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के टीजीटी और पीजीटी में आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना रहती है। तो इसमें देख सकते हैं 5 लीटर, 5.5 लीटर, 10 लीटर, 1 लीटर और 3 लीटर, यानी कि 1 लीटर दूध बनाने के लिए गाय को कितनी लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो इसमें हो जाएगा 5.5 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है निम्नलिखित में से वे कौन सा जल क्षरण का प्रकार है। ठीक है, आपको बताना है कौन सा जल संरक्षण का प्रकार है। तो श्रुद्ध सरिता शरण, परत शरण, अवनालिका शरण या इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि श्रुद्ध सरिता शरण भी है और परत शरण भी है, अवनालिका शरण है, यानी कि तीनों को सम्मिलित किया जाता है जल संरक्षण क्षरण में। ठीक है, ये तीनों प्रकार हैं। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है किस राज्य में सबसे अधिक क्षेत्रफल मृदाच्छादित है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या होता है, क्षेत्रफल मृदाच्छादित है, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मृदा में अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, आपको बताना है मृदा के अंदर कौन सा चीज़ सबसे अधिक पाया जाता है। कवक पाए जाते हैं, एक्टिनोमाइसिटीज पाए जाते हैं, जीवाणु पाए जाते हैं, एल्गी पाए जाते हैं। तो मृदा के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में जीवाणु पाए जाते हैं, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 काफ़ी इजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से धान की प्रजातियों में कौन सी सुगंधित प्रजाति है। साकेत 4, पंत धान 4, बासमती और सरजू 52। ये काफ़ी उत्तर प्रदेश के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चारों वैरायटियाँ। तो इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो सुगंधित वैरायटी है आप लोग जानते हैं बासमती धान सुगंधित और लंबा चावल के लिए अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो बासमती चावल इसमें सबसे सुगंधित प्रजाति है, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में आलू की मुख्य फसल की बुआई का समय क्या है। ठीक है, आपको बताना है उत्तरी भारत के जो मैदानी क्षेत्र हैं उसमें आलू का जो मुख्य फसल लेते हैं उसका बुआई का समय क्या है। पहला ऑप्शन 10 से 15 अक्टूबर, दूसरा है 10 से 15 नवंबर, तीसरा ऑप्शन है 15 से 25 अक्टूबर, चौथा ऑप्शन है 15 से 25 अक्टूबर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 15 से लेकर 25 अक्टूबर के बीच में उत्तरी भारत में हम आलू की खेती आसानी से कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर।
क्वेश्चन नंबर 18 का निम्नलिखित में से किस गन्ने के टुकड़े का शोधन हेतु प्रयोग में किया जाता है। ठीक है, जिस प्रकार हम दलहनी और तिलहनी जितनी भी क्रॉपिंग हैं सबका सीड ट्रीटमेंट करते हैं, उसी प्रकार हम गन्ने का भी सीड ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, उसके गन्ने को मतलब जो उसके बीज होते हैं उसको शोधन किया जाता है। तो इसमें देख सकते हैं डाइथेनियम 45, 2,4-D है, थीरम है, एरिटॉन है। तो इन चारों में से बताइए गन्ने के शोधन के लिए किसका प्रयोग करेंगे फंगिसाइड का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों, यानी कि एरिटॉन जो होता है, एगलाल और एरिटॉन, इन दोनों दवाओं का हम किस में प्रयोग कर सकते हैं, गन्ने के टुकड़ों को शोधन के रूप में, फंगिसाइड होते हैं ये, शोधन के रूप में प्रयोग में कर सकते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 का निम्नलिखित फसलों में से उनके खरपतवार नियंत्रण अवधि में मिलाए गए उत्तर कोड को चुनें। ठीक है, एक तरफ धान का रोग दिया हुआ सूची 1 में, दूसरे रोग का कारक। ठीक है, इन दोनों ऑप्शनों को एक दूसरे से मिलान करना है। चलिए पहले देख लेते हैं, धान सीधी अगर बुआई कर रहे हैं तो 20 से 25 दिन के कितने दिन पर हम बुआई करेंगे। ठीक है, आपको बताना है। चलिए मिलाप करके देखते हैं। पहला देखते हैं धान की अगर सीधी बुआई कर रहे हैं तो ये यानी कि सीधी बुआई से जो खरपतवार यानी कि रोग नियंत्रण के लिए 15 से 20 दिन बाद बुआई के करते हैं। ठीक है, अगर सीधी बुआई, धान की सीधी बुआई अगर कर रहे हैं तो 15 से 20 दिन बाद क्या करेंगे, खरपतवार नियंत्रण के लिए हम उसमें दवा का छिड़काव करते हैं। अगर रोपाई द्वारा, अगर धान की अगर रोपाई कर रहे हैं तो रोपाई के द्वारा 25 से 30 दिन बाद बुआई के क्या खरपतवार नियंत्रण का हम छिड़काव करते हैं। उसके बाद इसमें मूंगफली का देख लेते हैं। मूंगफली यानी कि मूंगफली 20 से लेकर 25 दिन बाद हम क्या करेंगे, इसका खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हैं। ठीक है, बुआई के 20 से 25 दिन बाद, यानी कि ये मूंगफली फोर्थ ऑप्शन पे चला जाएगा। उसके बाद उड़द का बचा है, उड़द का हम 15 से 25 दिन बाद बुआई के बाद हम खरपतवार नाशी दवा का स्प्रे करते हैं, यानी कि छिड़काव करते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि थर्ड आ जाएगा 3, उसके बाद 1, उसके बाद 4, उसके बाद 2। ठीक है, 3, 1, 4, 2, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सूरजमुखी फसल की बीज दर क्या है। ठीक है, आपको बताना सूरजमुखी जो सनफ्लावर बोलते हैं तो उसकी बीज दर क्या है, 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 11 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सूरजमुखी की बीज दर हम लेते हैं 1 हेक्टेयर के लिए। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है ओराइजा सेटाइवा एल वैज्ञानिक नाम किसका है। गेहूँ का है, मक्का का है, जई का है, धान का। काफ़ी ईजी इंपॉर्टेंट वैरायटी है ये वैज्ञानिक नाम। आप इसको वैज्ञानिक नाम सब जितने भी क्रॉप्स हैं उसका, चाहे फ्रूट्स हो, चाहे मतलब ये खाद्यान्न वाली फसलें, सबका वैज्ञानिक नाम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन उससे संबंधित आ ही जाते हैं, हर एग्जामों में देखे जाते हैं। ठीक है, तो ओराइजा सेटाइवा एल ये वैज्ञानिक नाम है किसका, धान का है। ठीक है, पेडी का है। तो फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर मेरे दोस्तों 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है गेहूं के प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी क्या है। ठीक है, अगर आपको प्रमाणित बीज उत्पादन करना है गेहूं का तो उसके लिए पृथक्करण दूरी कितना होना चाहिए। पहला ऑप्शन है 50 मीटर, दूसरा 20 मीटर, तीसरा 10 मीटर, चौथा ऑप्शन है 3 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 मीटर दूरी रखा जाता है। फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कृषि विधि द्वारा मृदा अपरदन को समानता रोकती है। ठीक है, तो कौन सी ऐसी विधि है जो कृषि इसमें मृदा अपरदन को समानता रोकती है। अंतर फसली, कंटूर खेती, या बहुफसली, या शुष्क खेती। तो बहुत ही इजी और सिंपल ये क्वेश्चन है। तो कंटूर विधि द्वारा हम मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है जीवाश्म का रंग समानता होता है। ठीक है, आपको बताना है जीवाश्म जो होता है, जो खाद होती है, उसका रंग किस कलर का हो जाता है जो अच्छी मानी जाती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, काला बादामी रंग, दूसरा है लाल, तीसरा है नीला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों, यानी कि काला और बादामी रंग जीवाश्म का रंग होता है। ये आप याद रखेंगे। कभी कभी ह्यूमस का भी पूछ लेता है, तो ह्यूमस का भी कलर जो होता है काला और बादामी होता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। जीवाश्म की जगह ह्यूमस भी दे सकता है, उसी को जीवाश्म कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काला और बादामी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है हवा के द्वारा मृदा अपरदन मृदा के किस रूप में बदलाव लाकर मृदा को हानि पहुंचाता है। पहला ऑप्शन है मृदा संरचना, दूसरा है मृदा परम्यूटेबिलिटी, तीसरा है मृदा संरचना, ये रचना है मृदा रचना, चौथा ऑप्शन है मृदा फर्टिलिटी, चौथा ऑप्शन है मृदा
प्लास्टिसिटी। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि मृदा रचना, थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है जल के सामान्य अणुओं के बीच कार्यरत कहलाता है। ठीक है, जल के सामान्य अणुओं के बीच कार्यरत कहलाता है, ससंजक बल कहलाता है, असंजक बल कहलाता है, ससंजक बल और असंजक बल दोनों कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि असंजक बल कहलाता है, इसमें सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है पूर्ण रूप से आवेशित बैटरी का अपेक्षित घनत्व कितना होता है। ठीक है, पूर्ण रूप से आवेशित बैटरी का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, 0.95, 1.10, 1.28, 1.38। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सेकंड ऑप्शन इसमें 1.10। ठीक है, ये अपेक्षित घनत्व हो जाता है बैटरी का। तो आप याद रखेंगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है धान के थ्रेसर में गहराई करने वाले ड्रम का प्रकार होता है। ठीक है, धान को जो थ्रेसरिंग करता है और उसका जो ड्रम जो होता है वो किस प्रकार का, खूंटी प्रकार का होता है, छड़ प्रकार का होता है, हथौड़ा मील प्रकार का होता है, इनमें से कोई नहीं। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस प्रकार के एग्जाम में बहुत ज़्यादा संभावना बनती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि छड़ प्रकार का होता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है ड्रिप सिंचाई में भारत का अग्रिम प्रदेश कौन सा है। ठीक है, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन ये भी है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो यानी कि ड्रिप सिंचाई में भारत का सबसे पहला नंबर पे कौन सा है, तो हरियाणा राज्य जो है ये ड्रिप सिंचाई में प्रथम स्थान पर बना हुआ है। ठीक है, तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि फोर्थ वाला हरियाणा राज्य। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है भूमि की नमी का मापन किसके द्वारा किया जाता है, हाइग्रोमीटर से, पोटोमीटर से, टेंसियोमीटर से या थर्मामीटर से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि टेंसियोमीटर से भूमि की नमी ज्ञात कर सकते हैं। इसको थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टेंसियोमीटर से क्या ज्ञात करते हैं, भूमि की नमी का मापन किया जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है राइबोसोम बना होता है। ठीक है, राइबोसोम किसका बना होता है, डीएनए और प्रोटीन का, केवल डीएनए का, केवल प्रोटीन और आरएनए का, आरएनए और डीएनए का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटीन और आरएनए का बना होता है राइबोसोम, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, डी बेरी ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, आल्टमैन ने या रॉबर्ट हुक ने। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये भी। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। ठीक है, खोज यहाँ पे पूछ रहा है, तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि आल्टमैन ने इनके द्वारा खोज किया गया था। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा वात रंध्र से क्या तात्पर्य है। ठीक है, आपको बताना है वात रंध्र से क्या तात्पर्य है। पहला ऑप्शन है कीटाणुओं की सुरक्षा करना, दूसरा वायुमंडलीय में नमी का अवशोषण, तीसरा वायुमंडल में गैसों का आदान प्रदान, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि वायुमंडलीय में गैसों का आदान प्रदान को क्या कहते हैं, वात रंध्र कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है मूसला जड़ किस प्रकार के पौधों में पाई जाती है, एक बीजपत्री पौधे में, द्विबीजपत्री पौधे में, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री दोनों पौधों में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि द्विबीजपत्री जो पौधे होते हैं उसके अंदर क्या पाई जाती है, मूसला जड़ पाई जाती है। ठीक है, झगड़ा जड़ उसके अंदर पाई जाती है एक बीजपत्री में, लेकिन मूसला जड़ किस में पाई जाती है, द्विबीजपत्री के अंदर पाया जाता है। सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है द्वितीयक वृद्धि अधिकतम किन पौधों में पाई जाती है, एक बीजपत्री पौधे में, द्विबीजपत्री पौधों में, एक बीजपत्री द्विबीजपत्री दोनों में, या ब्रायोफाइट्स पौधे में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि द्विबीजपत्री पौधों में क्या होता है, द्वितीयक वृद्धि अधिकतर पौधों में पाई जाती है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा संचार का साधन समुदाय के प्रयोजन में नहीं किया जाता है, रेडियो है, व्यक्तिगत पत्र है, समाचार पत्र है, या परिचालित पत्र है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परिचालित जो पत्र होता है इसका क्या करते हैं, समुदाय के लिए प्रयोजन में प्रयोग में नहीं लाया जाता। फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कौन सी प्रसार प्रशिक्षण की विधि नहीं है। ठीक है, आपको इस चारों ऑप्शनों से बताना है कौन सी एक
प्रशिक्षण की विधि नहीं है। पहला ऑप्शन है समूह चर्चा, दूसरा व्याख्यान, तीसरा कार्यशाला, चौथा है प्रदर्शन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्याख्यान जो होता है ये प्रसार प्रशिक्षण की विधि नहीं माना जाता है। सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है एक अच्छे प्रसार कार्यकर्ता के गुण होने चाहिए। ठीक है, आपको बताना है एक अच्छे प्रसार कार्यकर्ता के क्या गुण होने चाहिए। पहला ऑप्शन है विषय का वास्तविक ज्ञान होना चाहिए, दूसरा है सहानुभूति पूर्ण व्यवहार होना चाहिए, तीसरा है ईमानदारी, चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सहानुभूति पूर्ण व्यवहार होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है वह व्यक्ति को किसी नई तकनीक को सबसे अंत में ग्रहण करता है तो क्या कहलाता है। वह व्यक्ति जो किसी तकनीक को अंत में ग्रहण करता है उसको क्या कहते हैं। अग्रग्राही कहते हैं, अंतग्राही कहते हैं, शीघ्रग्राही कहते हैं या विलंबग्राही कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको विलंबग्राही कहा जाता है यानी फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है भारत में पहली बार कृषि पत्रकारिता की शुरुआत कहाँ से हुई थी। कलकत्ता से, मद्रास से, बम्बई से या दिल्ली से। तो इन चारों में से बताइए कहाँ से पहली बार कृषि पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से मद्रास से ये कृषि पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी। यहाँ इसमें सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है नाइट्रोजन पौधों के लिए एक मुख्य पोषक तत्व है क्योंकि। पहला ऑप्शन है यह मृदा में अधिक उपलब्ध होता है, दूसरा यह प्रोटीन का भाग होता है, तीसरा है यह वायुमंडल में अधिक उपलब्ध होता है, चौथा ऑप्शन है यह पौधों द्वारा अधिक मात्रा में लिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि यह प्रोटीन का भाग होता है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है खरपतवार विज्ञान का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। भोपाल में, जबलपुर में, पुणे में और नई दिल्ली में। काफ़ी आसान और इजी क्वेश्चन है इसमें। तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा यानी कि आंसर सही करेक्ट आंसर हो जाएगा जबलपुर में राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है किसका, खरपतवार का। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देख लेते हैं इसमें कौन कौन से सन है। 1950, 1957, 1960, 1965। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1960 में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसमें थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है निम्नलिखित में से किस में लोह की सबसे अधिक मात्रा मिलती है। ठीक है, आपको बताना है किसके अंदर लोह की सबसे अधिक मात्रा मिलती है। कवक में, वायरस में, जीवाणु में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका 44 का बताइए करेक्ट। इनमें से कोई नहीं क्योंकि किसी के अंदर लोह की मात्रा नहीं पाई जाती है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है निम्नलिखित में से किस में लोह की सबसे अधिक मात्रा मिलती है। तो यहाँ पे सब्जियाँ का नाम दिया हुआ है तो आपको बताना है किसके अंदर सबसे अधिक मतलब आयरन की मात्रा पाई जाती है। पहला ऑप्शन है खरबूज, दूसरा तरबूज, तीसरा लौकी, चौथा है करेला। इन चारों में से बताइए किसके अंदर आयरन की मात्रा सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है। तो यहाँ पे अगर चारों ऑप्शन इस प्रकार के आपको मिलते हैं तो देखने को, तो इसके अंदर करेले के अंदर सबसे अधिक मात्रा में आयरन की मात्रा देखने को मिलता है। उसके बाद कहते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है इनमें से गाय की कौन सी नस्ल शुद्ध नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कौन सी गाय की नस्ल जो है शुद्ध नहीं है। पहला ऑप्शन है खेरीगढ़, दूसरा है राठी, तीसरा है मालवी, चौथा है अमृतमहल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 का यानी कि राठी जो है ये शुद्ध रूप से शुद्ध नस्ल नहीं मानी जाती है राठी। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी खेरीगढ़, मालवी, अमृतमहल ये तीनों जो है ये शुद्ध भारतीय गाय की नस्लें हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है स्टार्च जब आयोडीन में मिलता है तो कौन सा रंग बनाता है, नीला, लाल, काला या पीला। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टार्च जब आयोडीन से मिलता है तो कौन सा रंग बनाता है, इसमें नीला रंग बनाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है भारत में गेहूं की जीन बैंक कहाँ स्थित है। RARI नई दिल्ली में, करनाल में, लुधियाना में या कानपुर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि करनाल के अंदर क्या है, गेहूं का जीन बैंक है। ठीक है, मक्का का अगर पूछेगा तो नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि करनाल में गेहूं का जीन बैंक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है बूंद सिंचाई किन क्षेत्रों में लाभदायक है।
सूखा क्षेत्रों में, नमी क्षेत्रों में, उच्च वर्षा वाले क्षेत्र में इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सा सवाल है कि जो सूखा क्षेत्र होता है वहाँ पर बूंद बूंद सिंचाई यानी कि ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग में लाया जाता है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है अभी तक कितने पोषक तत्व पौधों के लिए आवश्यक माने जाते हैं। ठीक है, पहले तो थे कितने, पहले 16 थे, अब आप बताइए कितने हैं हो गए हैं। तो पहला ऑप्शन है 10, दूसरा है 12, तीसरा है 16, चौथा है 17। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 17 पोषक तत्वों की इस समय हो गया है, यानी कि निकिल जो है यह 17वां पोषक तत्व आया है। ठीक है, पहले 16 ही पोषक तत्व इसमें रहते थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है पौधों में पीलापन होता है। ठीक है, पौधों में पीलापन किसके कारण होता है ये आपको बताना है। पहला है जीवाणु में, प्रकाश की कमी से, तीसरा है ऑक्सीजन की कमी से, चौथा है नाइट्रोजन की कमी से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश की कमी से क्या होता है, पौधे में पीलापन आ जाता है। सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है इनमें से, क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है इनमें से किस फसल की सघनता अधिक है। ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन सी फसल ऐसी है जिसकी सघनता सबसे अधिक है। पहला ऑप्शन है मक्का, दूसरा है धान, तीसरा गेहूं, चौथा है ज्वार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धान का जो सघनता है सबसे अधिक पाया जाता है, इसमें सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है आपूर्ति और आय का संबंध है। ठीक है, आपूर्ति और आय का संबंध किससे है, समान से, विरोधाभास से, या कांस्टेंट से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 53 का यानी कि कांस्टेंट से। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर बना। ठीक है, पहला ऑप्शन है पांडिचेरी, दूसरा बिहार, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा है पंजाब के अंदर। इन चारों में से बताइए कहाँ पर प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना किया गया या खोला गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 54 का यानी कि पांडिचेरी में प्रथम केवीके का निर्माण किया गया। फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 पर चलते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए। ठीक है, हमारे चैनल का नाम है एग्री कोचिंग बाय विकास सर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है मूली में चड़पड़ाहट का कारण क्या है, सोलेनम, कैप्सिसिन, एलिसिन, या इनमें से कोई नहीं। तो 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, मूली में जो चड़पड़ाहट होती है ना कैप्सिसिन के कारण, ना सोलेसिन के कारण, या एलिसिन के कारण, तीनों में से किसी के कारण नहीं आती। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 किसके लगातार प्रभाव से मिट्टी अम्लीय हो जाती है। ठीक है, किसका प्रयोग हम लगातार करते हैं जिसके कारण क्या होता है, मृदा जो होती है हमारी अम्लीय हो जाती है। यूरिया, पहला ऑप्शन है यूरिया, दूसरा है जल, तीसरा है जस्ता, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जानते हैं यूरिया का सबसे ज़्यादा प्रयोग हो रहा है जिसके कारण भूमि जो होती है अम्लीय बनती चली जा रही है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। क्वेश्चन नंबर 57 का प्रकाश संश्लेषण के लिए PS सेकेंड में Mn2+ उद्देश्य बताइए। ठीक है, इसका उद्देश्य बताना है ऑक्सीजन की उपस्थिति, RuBP कार्बोक्सिलेज की एक्टिव होना, ATP का बनना, या NADP का रिडक्शन होना। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए PS सेकंड जो होता है Mn का उद्देश्य क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति। ठीक है, पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 काफ़ी ईजी है। अंधी गुड़ाई का संतुप्ति है। ठीक है, अंधी गुड़ाई किसमें करते हैं, गेहूं की फसल में, मक्का की फसल के लिए, मूंगफली के लिए, गन्ना के लिए। तो आप लोग जानते हैं अंधी गुड़ाई किसमें किया जाता है, गन्ना की फसल में किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है बिंदु स्राव होता है। ठीक है, ट्रांसपिरेशन, रूट प्रेशर, या एसिड ऑफ सेप, या इनमें से कोई नहीं। तो बिंदु स्राव क्या होता है, एक प्रकार का ये होता है रूट प्रेशर होता है। ठीक है, तो इसमें सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है प्रकाश संश्लेषण किस प्रकाश में अधिक होता है, नीला, लाल, या नीला हरा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल में। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण किस प्रकाश में अधिक होता है, लाल में होता है, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है गाय और भैंसों की 6 साल की उम्र के दंत सूत्र बताइए। ठीक है, दंत सूत्र इसमें बताना है। पहला यानी कि ऊपर और नीचे दोनों का दिया रहता है 30033/4033, या दूसरा है 00033, या नीचे का 43033,
तीसरा ऑप्शन है 0033 ऊपर के 0030 नीचे के दांत। उसके बाद इसमें चौथा ऑप्शन है 0033 ऊपर के 3034 इसमें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसमें फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 0033 ये ऊपर के हो जाएंगे, उसके बटे 4033 ये पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछ रहा है गाय और भैंसों की 6 साल की उम्र है तो उसका दंत सूत्र बताइए, तो ये 0033 हो जाएगा और बटे उसमें 4033 हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है उत्पादन क्रिया है। एक उत्पादन क्रिया क्या है, फैक्टर है या आय है या लागत है या मुनाफा है। तो इन चारों में से बताइए क्या कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि उत्पादन क्रिया क्या है, एक फैक्टर है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। क्वेश्चन नंबर 63 का निम्नलिखित में से कौन सा कवकनाशी चूर्णित आसिकता विरुद्ध प्रभावी है। ठीक है, डाइथेन है, कैप्टान है, कैराथेन है या बोस्टीन है। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैराथेन जो होता है, थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कवकनाशी चूर्णित आसिकता के विरुद्ध प्रभावी होता है। ठीक है, तो बाकी ये कैप्टान, बोस्टीन, डाइथेन, M45 ये जो है ये फंगीसाइड है, बीज उपचार के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है बायोगैस प्लांट में कौन सी गैस निकलती है। ऑक्सीजन निकलती है, मीथेन निकलती है, एथेन निकलती है या प्रोपेन निकलती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि मीथेन गैस निकलती है। थर्ड ऑप्शन इसमें सेकेंड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है टेस्ट भार कितने बीजों का भार होता है। ठीक है, 100 बीजों का, 1000 बीजों का, 10,000 बीजों का या 10 बीजों का। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जामों में देखा जाता है। कोई भी एग्जाम आप देखेंगे, चाहे यूजी चाहे पीजी चाहे कोई भी एंट्रेंस वनडे एग्जाम एग्रीकल्चर से संबंधित, सब में एक क्वेश्चन इससे सीड से आता ही है। ठीक है, चाहे उसका टैग पूछ लेगा, चाहे इससे मतलब टेस्ट वेट पूछ लेगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन अधिकतर देखने को मिलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1000 बीजों को क्या कहते हैं, 1000 अगर बीज है तो उसको टेस्ट भार कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है प्रतिष्ठित गन्ने का वानस्पतिक नाम क्या है। ठीक है, गन्ने का वैज्ञानिक नाम पूछ रहा है यहाँ पर, क्या वैज्ञानिक नाम होगा। पहला ऑप्शन सिकेरम ऑप्सिनेरम, तीसरा सिकेरम बारबेरी, तीसरा ऑप्शन सिकेरम स्पॉन्टेनियस, चौथा ऑप्शन सिकेरम साइनेंसिस। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, या सुप्रतिष्ठित गन्ने का वैज्ञानिक नाम पूछ रहा है तो सुप्रतिष्ठित वैज्ञानिक का नाम हो जाएगा सिकेरम ऑप्सिनेरम, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। क्वेश्चन नंबर 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सफ़ेद भृंग का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। सफ़ेद जो भृंग होते हैं उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है। पहला ऑप्शन है हेलिकोआर्पा आर्मीजेरा, दूसरा ऑप्शन है होल्कोट्राकिया कांसोगुनिया, तीसरा है स्पोडोप्टेरा लाइटूर्स, तीसरा है बेमेसिया टेबेसी। तो इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा सफ़ेद भृंगक का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, यानी कि होलोट्रिकिया कांसोगुनिया। सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, होलोट्रिकिया कांसोगुनिया ये हो जाएगा सफ़ेद भृंगक का वैज्ञानिक नाम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है भृंग किस गण में आते हैं। ठीक है, आपको बताना भृंग जो होते हैं कौन सी फैमिली इसमें गण में आते हैं। ठीक है, ऑर्डर में। तो इसका पहला ऑप्शन है डिप्टेरा, दूसरा है कोलियोप्टेरा, तीसरा है लेपिडोप्टेरा, चौथा है आइसोप्टेरा। तो इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर इस, यानी कि कैलियोप्टेरा इसमें ऑर्डर में आएंगे भृंग जो होते हैं, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कीटों का वर्गीकरण एवं नामकरण किस नियम और शाखा के अंतर्गत आता है। आकार की, शरीर की, वर्ग की या परिस्थिति की। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कीटों का वर्गीकरण और नामकरण किस नियम और शाखा के अंतर्गत आता है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि वर्ग की, थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है किस कीट में चुभाने और चूसने वाले मुखांग पाए जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इसमें देख सकते हैं पहला ऑप्शन है हेमिप्टेरा, दूसरा है आर्थोप्टेरा, तीसरा है लेपिडोप्टेरा, चौथा है आइसोप्टेरा। ठीक है, इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसमें चूसने और चुभाने वाले इस प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेमिप्टेरा गण में जो आते हैं। ठीक है, तो उसमें चूसने और चुभाने वाले मुखांग पाए जाते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है साइट्रस सिट्रेजा विषाणु किसके द्वारा फैलता है। ठीक है, साइट्रस सिट्रेजा जो विषाणु है ये किसके द्वारा फैलता है। माहू के द्वारा, फुदका के द्वारा, थ्रिप्स के द्वारा या सूत्रकृमि के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि माहू के द्वारा सिट्रेजा वायरस जो होता है ये इसका प्रसार होता है, फैलाने का काम करता है माहू जो होता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर।
क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है भैंस में औसतन गर्भकाल कितने दिनों का होता है? 310, 345, 400 या 210? तो जाहिर सा 307 से लेकर 310 दिन के बीच में इसका गर्भकाल होता है भैंस का। बाकी 280 इसका भैंस का होता है, 150 जो होता है बकरी का, और भेड़ का 155 होता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। गर्भकाल से भी क्वेश्चन आ जाता है, एक या दो क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है मैस्टाइटिस रोग पशुओं के किसके कारण होता है? जीवाणु और विषाणु के कारण, विषाणु और कृमि के कारण, कवक और शुष्क दोहन के कारण या कृमि के कारण? 73 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जीवाणु और विषाणु के कारण होता है। पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैस्टाइटिस रोग, ठीक है, किसके कारण होता है यहाँ पे पूछा था, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है टोडा वंश है। ठीक है, टोडा वंश किसमें है? पशु का है, भेड़ का है, भैंस का है या बकरी का? टोडा वंश किसका है ये आपको बताना है, तो टोडा वंश हो जाएगा भैंस का। ठीक है, भैंस को टोडा वंश के रूप में जाना जाता है। थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है नए पैदा हुए बछड़े को खीस कितने दिनों तक पिलानी चाहिए? ठीक है, 1.5 दिन तक, 10 दिन तक, 4 दिनों तक या 1 दिन तक? तो नए पैदा हुए बछड़े को खीस कितने दिन तक पिलाना, जिसको कोल्स्ट्रम बोला जाता है, कितने दिन तक पिलाते हैं? तो 10 दिन तक आवश्यक रूप से पिलाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि काफ़ी अधिक मात्रा में उसमें पोषक तत्व होते हैं जो कि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा स्वस्थ रखा जाता है, इसमें रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान देंगे। तो नए पैदा हुए बछड़े को 10 दिन तक इसको खीस पिलाया जाता है, ये आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 76 पर। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर सुमेलित नहीं है। ठीक है, एक तरफ दिया हुआ फसल, दूसरी तरफ दिया है बीज दर किलोग्राम में। पहला ऑप्शन है इसमें धान की बीज दर 30 से 40 किलोग्राम, जी एकदम सही है। दूसरा बाजरा 4 से 5 किलोग्राम, एकदम सही है। मूंगफली 80 से 100 किलोग्राम, ये भी ठीक है। लेकिन सूरजमुखी की बीज दर 30 से 40 किलोग्राम नहीं लगती है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है धान की खेत में कौन सी गैस निकलती है? काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। इसमें मैथेन है, CH4 है, NH2 है, H2S है या CO2 है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि CH4 गैस निकलती है, मैथेन निकलती है। पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म तत्व कौन सा है? ठीक है, पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म तत्व कौन सा? इसमें पहला सल्फर है, दूसरा मैग्नीशियम, तीसरा कार्बन, चौथा बोरान। इन चारों में से बताइए कौन सा आवश्यक पोषक तत्व माना जाता है। ठीक है, वो भी सूक्ष्म के रूप में। ठीक है, तो इसमें बोरान जो होता है ये पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है। ठीक है, तो ये फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 नंबर कह रहा है पोटेशियम क्लोराइड में पोटाश की मात्रा पाई जाती है कितनी? 48%, 60%, 18% या 44%? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 60% पाई जाती है पोटेशियम क्लोराइड में पोटाश की मात्रा। सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमकेलित नहीं है? इसमें से यानी कि 3 सुमकेलित है, 1 सुमकेलित नहीं है। इसमें से आप ये ध्यान देंगे सुमकेलित पूछ रहा है या सुमकेलित नहीं है। एक तरफ दिया फसल, दूसरी तरफ दिया प्रजाति। आपको बताना है कि कौन से फसल की कौन सी प्रजाति है और किसकी नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो इसका पहला देख लेते हैं, गेहूँ C306, जी एकदम सही है। जौ की ज्योति प्रजाति है, ये भी ठीक है। ज्वार की प्रजाति PHB10, ये गलत है, ये ज्वार की प्रजाति नहीं है, ये बाजरा की हो जाएगी। उसके बाद तीसरी है बाजरा की HB5, ठीक है, ये भी ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ज्वार की PHB10 ये प्रजाति नहीं है, तो इसमें ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है धान में खैरा रोग की रोकथाम के लिए छिड़काव किया जाता है बोरेक्स का, कॉपर सल्फेट का, जिंक सल्फेट का या कैल्शियम सल्फेट का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जिंक सल्फेट का छिड़काव किया जाता है। जिंक की कमी से खैरा रोग हो जाता है, तो इसका छिड़काव के लिए जिंक ही सल्फेट का प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है राष्ट्रीय शर्करा संस्थान जिसको NSI स्थित है, कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना। राष्ट्रीय शर्करा
अनुसंधान संस्थान, लखनऊ में, वाराणसी में, कानपुर में या नई दिल्ली में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि कानपुर के अंदर राष्ट्रीय शर्करा अनुसंधान संस्थान स्थित है। थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वानस्पतिक रूप से अनानास का फल है, ठीक है। अनानास का जो फल है किस प्रकार का है, पोम है, बेरी है, ठीक है, इस प्रकार का बताना है। पोम है, बेरी है, ब्लूस्टर है या सेरोसिस है। तो अनानास का जो इसमें फल का प्रकार है वो किस टाइप्स का होता है, ये सोरोसिस होता है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है धान के आधारीय बीज के पृथक्करण दूरी कितनी है, 30 मीटर, 50 मीटर, 35 मीटर या 3 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 3 मीटर रखते हैं आधारीय दूरी। फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आधारीय बीज से संबंधित पृथक्करण दूरी जो है किसी न किसी क्राफ्ट से जरूर पूछता है, इसलिए आप याद रखेंगे। धान का जैसे है, गेहूं का है, ठीक है, इन सब फसलों को आपको याद होना चाहिए। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है पपीते के गायनोडाइसियस प्रजाति से उत्पन्न होता है, ठीक है। केवल नर पौधे, केवल मादा पौधे, केवल नर और उभयलिंगी पौधे, नर और उभयलिंगी पौधे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अधिकतर देखा जाता है, एग्जामों में आया हुआ रहता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि मादा और उभयलिंगी पौधे उत्पन्न होते हैं किससे, गायनोडाइसियस प्रजाति से, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है माइट्स को नियंत्रित करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, कीटनाशक, अकेरीसाइड्स, सूत्रकृमिनाशक या फफूंदनाशक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि अकेरीसाइड्स का, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइट्स को नियंत्रित करने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं, अकेरीसाइड्स का प्रयोग करते हैं, सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है लोह एक महत्वपूर्ण अवयव है, ठीक है। आपको बताना है लोह एक महत्वपूर्ण अवयव है किसका, साइटोक्रोम्स का, फेरिडोकिन्स का या सीरोहेम का या इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि साइटोक्रोम्स का भी है, फेरिडोक्सिन का भी है या सीरोहेम का, ये तीनों का है। तो इनमें से सभी हो जाएगा आंसर इसका फोर्थ वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संतृप्त वसा युक्त अम्ल कौन सा है, ठीक है। तो लिनोलेइक अम्ल, ओइक अम्ल, स्टायरिक अम्ल या अरेकिडोनिक अम्ल, इनमें से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टायरिक अम्ल, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। संतृप्त वसा युक्त अम्ल कौन सा है, स्टायरिक अम्ल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 89। मध्यकालीन भंडारण कितने समय के लिए किया जा सकता है, ठीक है। 100 वर्ष के लिए, 10 से 16 वर्ष के लिए, 3 से 5 वर्ष के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 से लेकर 16 वर्ष के लिए भंडारित कर सकते हैं मध्यकालीन भंडारण, ठीक है। तो इसमें सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से गाय की दुग्धशाला एक प्रजाति नहीं है, ठीक है। साहिवाल, सिंधी, नागौरी और गिर, ठीक है। इन चारों में से बताइए कौन सी एक दुग्धशाला प्रजाति नहीं है। साहिवाल ये भी दूध देती है, सिंधी ये भी दूध देती है, गिर भी दूध देती है। तो नागौरी जो है ये बोझा ढोने के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं, बैलों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसमें थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है भंडारित अनाज को कीटों को नुकसान से बचाया जा सकता है यदि दाने में नमी की सीमा हो, ठीक है। भंडारित अनाज को कीटों से बचाया जा सकता है कितनी मात्रा में नमी होने पर। पहला ऑप्शन है 10% से कम, दूसरा 10% से अधिक, तीसरा 10%, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10% से कम। अगर इसमें बीजों में या अनाजों में नमी की मात्रा कम है तो इसमें हम कीटों से बचाया जा सकता है, ठीक है। और दाने हमारे ख़राब भी नहीं होंगे। तो 10% से कम नमी होना चाहिए भंडार करते समय। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है भारत के निम्नलिखित में से किस कीट या रोगनाशी को रोका गया है, रोगार को, डीडीटी को या मेटासिस्टोक्स का या डिमेक्रॉन को। इन चारों में से बताइए किसके ऊपर बैन लगा दिया गया है, कीटनाशी के ऊपर, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं डीडीटी के ऊपर क्या है, बैन लगा दिया गया है, इसमें रोक दिया गया है इसको। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है फूल गोभी किस परिवार से संबंधित है, क्रूसीफेरी, पोएसी, मालवेसी या लेक्यूमिनेसी।
लेग्यूमिनेसी, ये इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फूल गोभी जो होता है क्रूसीफेरी फैमिली से बिलोंग करता है। सरसों होगा, फूल गोभी होगा, पात गोभी होगा, मूली होगा, ठीक है, ये सब जितने होते हैं क्रूसीफेरी फैमिली से बिलोंग करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है गांठ गोभी की खेती के लिए किस प्रकार की मृदा बहुत अच्छी मानी जाती है। ठीक है, दोमट है, मटियार दोमट है, या चिकनी मटियार दोमट है, या मटियार हो गई। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोमट मृदा जो होती है गांठ गोभी के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मृदा लहसुन की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। दोमट बलुअर, या बलुअर दोमट, या दोमट, या मटियार। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोमट मृदा जो होती है लहसुन की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है एग्रोनॉमी शब्द किस भाषा से लिया गया। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लैटिन है, अंग्रेजी है, या ग्रीक है, या जर्मन है। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एग्रोनॉमी जो है, जिसमें नोमी शब्द पीछे आए तो वो जान लीजिए ग्रीक शब्द का वर्ड है, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पे। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है तारामीरा किस परिवार का पौधा है। क्रूसीफेरी, लाइनेसी, कंपोजिटी, या ग्रेमिनी। ठीक है, तो ये तारामीरा जो होता है ये क्रूसीफेरी फैमिली से बिलोंग करता है, फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 कौन मूंगफली से संबंधित नहीं है। ठीक है, इसमें से बताना है कौन मूंगफली से संबंधित नहीं है। ब्राज़ील है, 2N40 है, पिंक बीमारी है, टिक्का बीमारी है। तो आप लोग जानते हैं इसका उत्पत्ति स्थान ब्राज़ील माना जाता है मूंगफली का, और क्रोमोसोम संख्या 2n = 40 होता है। इसमें टिक्का डिजीज सबसे अधिक मात्रा में लगता है, यानी कि इसकी प्रमुख बीमारी टिक्का डिजीज होगा। पिंक बीमारी जो होती है ये कपास में लगती है, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर कह रहा है भारत में किस फल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। ठीक है, आम का, केला का, पपीता का, या अंगूर का। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सबसे ज़्यादा भारत में जो उत्पादन होने वाला फल होता है ये होता है बनाना होता है, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, केला। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पर। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है केले की फसल के लिए उत्तम तापक्रम क्या है। ठीक है, केले की फसल के लिए सबसे उत्तम टेम्परेचर कौन सा माना गया है। 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 23 डिग्री सेंटीग्रेड, 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड, या 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो केले की खेती के लिए सबसे अच्छी जो जलवायु या टेम्परेचर माना गया है या 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड माना गया है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है DVP को भी कहा जाता है, किस नाम से और भी जाना जाता है DVP को। ठीक है, नियॉन के नाम से, मेलाथियन के, थायोडान के, या सल्फेक्स के रूप नाम से जाना जाता है। तो इन चारों में से बताइए किसके नाम से और भी जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नियॉन के नाम से भी जाना जाता है, फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नियॉन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है वाइटावैक्स से बीज शोधन मुख्य नियंत्रण विधि है। ठीक है, वीटावैक्स से बीज शोधन की मुख्य नियंत्रण विधि कौन सी है। अनावृत कंडुआ के लिए, गेरुई के लिए, तुलासीता के लिए, इनमें से कोई नहीं। ये बीमारी का नाम लिखा है कि यानी पूछ रहा है वीटावैक्स जो है इससे कौन से रोग का हम उपचार कर सकते हैं, बीज शोधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनावृत कंडुआ रोग के लिए वीटावैक्स का प्रयोग करते हैं नियंत्रण के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103 पर। क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा है जो कि आवृत कंडुआ बीमारी है। ठीक है, आपको बताना है जो कि आवृत कंडुआ बीमारी कौन सी है। वह बीज पर जनित है, आंतरिक बीज जनित है, वायु जनित है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो कि आवृत कंडुआ बीमारी है वह जीव बीज जनित है। ठीक है, बाहरी बीज जनित बीमारी है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104। 104 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी खली खाने योग्य नहीं है। ठीक है, अरंडी की खली, सरसों की खली, तिल की खली, और मूंगफली की खली खाने योग्य नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है खाने योग्य नहीं है, खाने योग्य नहीं पूछ रहा है। तो ये आप ध्यान देंगे, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, उसके बाद ही उसका सही आंसर देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 104 का, यानी कि अरंडी की खली जो होती है खाने योग्य नहीं होती है, फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं बाकी तिल की खली है, मूंगफली का, सरसों की खली, तीनों खलियाँ खाने योग्य होती हैं। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है भारत में लगभग 142 मिलियन हेक्टेयर भूमि आती है। ठीक है, कृषि क्षेत्र में गैर जोत भूमि, वन भूमि, या अपरदित भूमि। इन चारों में से बताइए
भारत में लगभग 142 मिलियन जो हेक्टेयर भूमि आती है किसके अंतर्गत आती हैं? कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, गैर जोत भूमि के अंतर्गत आती हैं, वन भूमि में आती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि कृषि क्षेत्र में आती हैं। फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 142 मिलियन हेक्टेयर जो भूमि है कृषि क्षेत्र में आती हैं। फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 पर। क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा है आयरन पायराइड्स का रासायनिक सूत्र क्या है? FeSO4, FeS, FeS2 या FeSO4 3। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरन पायराइड्स का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि थर्ड ऑप्शन इसमें FeS2। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107। 107 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रॉक फास्फेट का प्रयोग करते हैं लवणीय मृदाओं के लिए, क्षारीय मृदाओं के लिए, अम्लीय मृदाओं के लिए या उदासीन मृदाओं के लिए। तो रॉक फास्फेट का हमेशा प्रयोग किया जाता है किसके लिए? सिर्फ अम्लीय भूमि के लिए, उपचार के लिए किया जाता है। थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पर। क्वेश्चन नंबर 108 कह रहा है अंतःशिराओं में क्लोरोसिस किसकी कमी से होता है? ठीक है, अंतःशिराओं में क्लोरोसिस किसकी कमी से होता है? नाइट्रोजन की, मैग्नीशियम की, सल्फर की या फेरस की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 108 का यानी कि Fe की कमी से होता है। ठीक है, क्लोरोसिस जो डिजीज लगता है तो Fe की कमी से लगता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 109 किन्नु संकरण प्रजाति है। ठीक है, आपको बताना है किन्नु जो संकर प्रजाति है ये किससे संकरण करके? नींबू से, नारंगी से, मैंड्रिन से या लेमन से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि नारंगी से संकरण करके निकाली गई है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110 पर। क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा है फल एवं सब्जियों का संरक्षण करने हेतु स्थायी संरक्षण मिलाया जाता है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट या पोटेशियम सल्फेट या शर्करा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड को मिलाया जाता है। सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खोदने वाली टांगें पाई जाती हैं। ठीक है, आपको बताना है खोदने वाली टांगें किसके अंदर पाई जाती है? मोल क्रिकेट में पाई जाती है, हाउस क्रिकेट में पाई जाती है, डग बीटल में पाया जाता है या सोबग्स में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि मोल क्रिकेट्स जो होता है इसके अंदर खोदने वाली टांगें पाई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112 पर। क्वेश्चन नंबर 112 कह रहा है मृदा बनावट में ठोस भाग पाया जाता है। ठीक है, मृदा बनावट में ठोस भाग पाया जाता है 20%, 30%, 40% या 50%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 50% पाया जाता है मृदा बनावट में ठोस भाग। फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? KaCl2, KaSO4, KaSO4 2H2O या KaMgCO3 2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि थर्ड ऑप्शन कैल्शियम सल्फेट प्लस 2 अणु जल के। ठीक है, तो इसमें थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट और 2 अणु इसमें वाटर के रहेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 114 मृदा सुधारक है। ठीक है, इसमें से बताना है मृदा सुधारक कौन सा है? अमोनियम सल्फेट है, जिप्सम है, रॉक फास्फेट है या DAP है। तो आप लोग जानते हैं मृदा सुधारक के रूप में जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। उसरी भूमि या अम्लीय भूमि को तोड़ने के रूप में इसमें प्रयोग में लाया जाता है जिप्सम का। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115 पर। क्वेश्चन नंबर 115 का रहा 17वां आवश्यक पोषक तत्व है। ठीक है, निकिल है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है या सल्फर है। 117वां पोषक तत्व आपको बताना है। 17वां पोषक तत्व, 16 पोषक तत्व पहले थे, 17वां पोषक तत्व नया है। तो 17वां पोषक तत्व जो आया है नया तो उसका क्या नाम है? ठीक है, अभी पीछे हम बता भी चुके हैं 17वां पोषक तत्व कौन सा है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि निकिल है। ठीक है, यानी कि निकिल जो है ये 17वां पोषक तत्व इसमें आया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 116 कह रहा है प्राइमरी मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या है? ठीक है, प्राइमरी मैक्रो न्यूट्रिएंट पूछ रहा है। NPK, PK, Zn, के यानी कि पोटाश, कैल्शियम, सल्फर और फेरस, मैग्नीशियम, कॉपर। ठीक है, इन चारों में से बताइए कौन सा प्राइमरी मैक्रो न्यूट्रिएंट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 116 का। आप लोग जानते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास ये तीनों क्या है? प्राथमिक पोषक तत्वों के रूप में माना जाता है। ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117 पर। क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा पोटेशियम की कमी की दिखाई देती है। ठीक है, पोटेशियम की कमी दिखाई देती है तने पर, पत्तियों के बीच की सिराओं पर, पत्तियों के किनारे पर या वर्धन शिखा पर, ग्रोइंग टिप्स पर। तो इन चारों में से बताइए पोटेशियम की कमी कहाँ पर दिखाई देती है।
तो जाहिर सी बात है पत्तियों के किनारे पर क्या है, पोटेशियम की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं, प्रकट होते हैं। थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118 कह रहा है निम्नलिखित में से विदेशी नस्ल की गाय कौन सी है। ठीक है, कांगयाम है, आयरशायर है, बरगुर है या थारपारकर है। तो आप लोग जानते हैं काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। आयरशायर जो है ये विदेशी नस्ल की गाय है, सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119 पर। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोग टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो अन्य वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे एग्री कोचिंग बाय विकास सर इसमें चैनल पर जाएंगे, उसमें प्ले लिस्ट बनी हुई है एग्रीकल्चर, इसमें टीजीटी और पीजीटी की एक प्ले लिस्ट बनी है, उसके अंदर सभी के सभी वीडियो आप टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119 पर। क्वेश्चन नंबर 119 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अच्छा दूध देने वाली जमुनापारी बकरी 305 दिन के ब्यांत काल में निम्नलिखित में से किस सीमा तक दूध दे सकती है। 250 किलोग्राम, 300 किलोग्राम, 500 किलोग्राम या 600 किलोग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 300 किलोग्राम एक ब्यांत में दूध दे सकती है ये जमुनापारी जो होती है 305 दिन में। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पशु उपजात आता है। ठीक है, उपजात में आता है। इसमें टेरामाइसिन है, ईस्ट है और इसके अलावा दो और ऑप्शन आपको दे रहे हैं। जैसे पहला ऑप्शन है मखनिया दूध। ठीक है, मखनिया दूध हो गया। उसके बाद चौथा ऑप्शन है मिल्क मिन। ठीक है, मिल्क मिन। ये चार ऑप्शन आप बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मखनिया दूध जो होता है ये पशु उपजात में आता है। ठीक है, मखनिया मिल्क जो होता है किस में आता है, पशु उपजात में आता है। बाकी टेरामाइसिन, ईस्ट और मिल्क मिन ये सब पशु उपजात में नहीं आते हैं, ये आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121 पर। क्वेश्चन नंबर 121 कह रहा है मैदानी क्षेत्रों में चुकंदर की खेती की जाती है, खरीफ में, रबी में, जायद में या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आपको बताना मैदानी क्षेत्र जो है उसमें चुकंदर की खेती कौन से ऋतु में की जाती है, खरीफ में करते हैं, रबी में करते हैं, जायद में करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि रबी के मौसम में शुगर बीट्स की कल्टीवेशन करते हैं मैदानी क्षेत्रों में। ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 122 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मलिका, जिसको मलिका के 75 के नाम से भी जाना जाता है, किसकी प्रजाति है। ठीक है, चना की है, मटर की है, मसूर की है, अलसी की है। एक तो जानते हैं मलिका मैंगो की वैरायटी है, तो यहाँ पे मैंगो ऑप्शन में नहीं है, तो मलिका दूसरी किसकी वैरायटी हो सकती है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त यानी कि मसूर की मलिका वैरायटी है, मलिका के 75 के नाम से जाना जाता है। थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123 कह रहा है 1 हेक्टेयर गन्ने की बुआई के लिए 3 आंख वाले गन्ने के टुकड़े कितनी आवश्यकता होती है। ठीक है, आपको बताना है कितनी आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं कि 3 आंख वाले गन्ने 1 हेक्टेयर की बुआई के लिए कितनी आवश्यकता पड़ती है। जैसे अभी ऑप्शन दिखा रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब वहाँ पे क्वेश्चन था कि 1 हेक्टेयर के लिए 3 आंख वाले गन्ने के टुकड़े कितनी एक आवश्यकता होती है। पहला ऑप्शन है 20 से 25,000, तीसरा 30 से 35,000, 40,000 से 50,000, 60,000 से 75,000। तो 3 आंख वाले 1 हेक्टेयर गन्ने की बुआई के लिए कितने टुकड़ों की आवश्यकता होगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 30 से लेकर 35,000 टुकड़ों की आवश्यकता होगी, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 124 यहाँ कह रहा है आलू की बुआई 50 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर पौध ज्यामितीय करने पर उनकी संख्या होगी। ठीक है, 50 इंटू 20 सेंटीमीटर पर अगर पौधे लगा रहे हैं तो उनकी संख्या कितनी होगी। 50,000 हिल्स प्रति हेक्टेयर, 1,00,000 हिल्स प्रति हेक्टेयर, 1,25,000 हिल्स प्रति हेक्टेयर या 1,50,000 हिल्स प्रति हेक्टेयर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 124 का यानी कि 1,00,000 हिल्स प्रति हेक्टेयर। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 125 जो कि आज का लास्ट सवाल है, लास्ट क्वेश्चन है। 125 क्वेश्चन ही एग्रीकल्चर टीजीटी और पीजीटी में पूछे जाते हैं जो कि एग्रीकल्चर से ही संबंधित रहते हैं। ठीक है, ये जो 125 क्वेश्चन हम करवाए हैं सब एग्रीकल्चर के सिलेबस से ही संबंधित है। ठीक है, इसी से काफ़ी ज़्यादा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे उसमें टीजीटी और पीजीटी में। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अपने देश में दलहन की प्रति हेक्टेयर प्रतिदिन खपत कितनी है। ठीक है, आपको बताना है अपने देश में दलहन की प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खपत कितनी है। 29 ग्राम, 39 ग्राम, 49 ग्राम या 59 ग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 29 ग्राम प्रति हेक्टेयर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। एक दिन में एक व्यक्ति 29 ग्राम ही दलहन का प्रयोग कर रहा है।
ठीक है, प्रेजेंट टाइम में। बाकी बहुत कम मात्रा है, इसको मान्यता बहुत अधिक है, लेकिन इसमें प्रयोग में जो ला रहे हैं बहुत कम मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 29 ग्राम। आज का वीडियो यहीं हमारा समाप्त होता है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जैसे ही हम नया वीडियो कोई डालेंगे तो आपके चैनल पर नोटिफिकेशन इसका मिल जाएगा। चलिए, आज के वीडियो के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।